क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रोटेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर और प्रोटेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को फाइंड करना है। तो हमें डायमीटर को फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक प्रोटेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रोटेक्टर एक सेमी सर्कल होता है, तो इस तरह से हमने एक प्रोटेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका पेरीमीटर कहाँ पर होता है। तो जैसा कि ये एक सेमी सर्कल है, तो इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है, ये इसका पेरीमीटर होगा। साथ में ये जो डायमीटर वाला लाइन है, इस लाइन को भी हम कंसीडर करेंगे पेरीमीटर में। अब हम जानते हैं जो एक पूरा फुल सर्कल होता है, ठीक है, जो एक पूरा फुल सर्कल होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है। तो अगर ये हाफ सर्कल है तो इसका पेरीमीटर होगा 2πr/2, ठीक है। फुल सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर 2πr/2 हुआ। प्लस और एक डायमीटर भी है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक पेरीमीटर में ही आएगा, जो कि फुल सर्कल में नहीं होता है, ये केवल हाफ सर्कल में यानी कि प्रोटेक्टर में ही हो सकता है। तो प्रोटेक्टर में ही ये हमारा हो सकता है, इसीलिए 2πr/2 ये हो गया कर्व सरफेस का पेरीमीटर। और ये जो सीधा लाइन है, ये डायमीटर, इसको हम 2r भी लिख सकते हैं। तो डायमीटर प्लस कर्व सरफेस, ये दोनों चीज़ें मिला करके पेरीमीटर बनता है। और ये पेरीमीटर दिया कितना हुआ है? ये पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से r की वैल्यू को निकालेंगे। तो r की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, बच गया πr प्लस 2r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि r और r दोनों में कॉमन है, तो r हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा पाई प्लस यहाँ पर बचा 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर बचा 36 सेंटीमीटर। अब ये जो r है इसे हम रहने देते हैं और हम पाई का वैल्यू को बैठाते हैं। तो पाई का वैल्यू है 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। 22/7 प्लस 2/1, इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो 7 है, ये 7 को हम, ये 7 का एलसीएम 7 हुआ, 7 से 7 को डिवाइड किए 1 हुआ, 1 से 22 को मल्टीप्लाई किए 22, प्लस 1 से 7 को डिवाइड किए 7, 7 से 2 को 14 इज इक्वल टू 36। अब हम 22 प्लस 7 करेंगे, सॉरी 22 प्लस 14 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 1 और 3 8, 36 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 36। अब क्योंकि हमें r को फाइंड करना है, तो हम इस अपने r के साथ में जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगी और जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो 36 इंटू ये 7 नीचे है तो ये ऊपर चला गया, और ये 36 ऊपर है तो ये नीचे आ गया। तो 36 और 36 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 आंसर। अब हम जानते हैं कि अगर रेडियस 7 है तो उसका जो डायमीटर है, जो हमें सवाल में बोला गया है बताने के लिए, तो वो डबल होता है, यानी कि जो डायमीटर है वो 7 इंटू 2 यानी कि 14 होगा। तो इसका आंसर आया 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी।
तो यहाँ पर दो पॉइंट है, ए जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2a, 4, और दूसरा जो मिड पॉइंट दूसरा जो पॉइंट है वो है b, -2, 3b। और इन दोनों लाइंस को हम इस तरह से मिला देते हैं। तो लाइंस को मिलाने के बाद बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए और बी कौन है, इज एम। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या है, एम। एम हम दोनों इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच बना देते हैं एम। तो एम इसका मिड पॉइंट है 1 और 2a+1। ठीक है, अब क्योंकि ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, इसीलिए हम जानते हैं कि जब भी किसी सेक्शन फार्मूला के चैप्टर में, किसी भी सेक्शन फार्मूला के चैप्टर में अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि उसका जो रेशियो होगा, m और n का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। m और n के बीच का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x1 + x2/2। हम यहाँ पर x के जगह पे बैठाएंगे 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। m के पास का जो कोऑर्डिनेट है x1 जो है वो a का x कोऑर्डिनेट होगा, यानी 2a, प्लस x2 का होगा -2 /2। इसे सॉल्व करेंगे। उसी तरह से यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा और फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे y1 + y2/2 करके, जहाँ y जो है वो m का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2a+1 होगा, इज इक्वल टू y1 जो है हमारा, y1 a का कोऑर्डिनेट जो y वाला है वो 4 हो गया, प्लस y2 जो है वो 3b/2 होगा। अब यहाँ पर x वाला सेक्शन में भी देखिए, यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी y वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये a का वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 = 2a ±-2/2। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2a - 2 = 2। तो 2a = -2 उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो a = कितना आया, 2। अब इस a का वैल्यू को हम यहाँ पर y वाले सेक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से a और b के वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, तो किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। तो पहले इस चीज़ को हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। उसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है πr²। अब यहाँ पर ये पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, साथ में एक r और एक r भी कैंसल आउट हो गया, तो बच गया 2 = r, यानी इसको सीधा लिखेंगे तो r = 2। सो द वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या 2 यूनिट्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी यूनिट के बारे में बात नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/cos A + 1/cot A ब्रैकेट क्लोज 1/cos A - 1/cot A। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमें पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजीज़ को
साइन और कॉस में बदलना होता है। सो कन्वर्ट ऑल टर्म्स इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जितने भी टर्म्स हैं उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है 1/cos A, तो वो ऑलरेडी कॉस में कन्वर्टेड है, तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1/cot A, अब यहाँ पे cot है तो उसे बदलना पड़ेगा। तो 1/cot A जो है ये हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है cos A बाई साइन A। तो cot A इज इक्वल टू होता है cos A बाई साइन A। उसके बाद 1/cos A माइनस 1/cot A का वैल्यू है cos A डिवाइडेड बाई साइन A। अब 1/cos A स्टेप नंबर 3 में 1/cos A तो वही रहेगा, प्लस ये जो नीचे में 1/cos A बाई साइन A लिखा हुआ है इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा साइन A बाई कॉस A। ये हो जाएगा साइन A बाई कॉस A। ठीक उसी तरह से ब्रैकेट नंबर 2 में भी यही करेंगे। 1/cos A माइनस 1/cos A बाई साइन A है तो वो पलट जाएगा, तो साइन A बाई कॉस A हो जाएगा। इसके बाद अब एलसीएम लेंगे, तो ब्रैकेट नंबर 1 में cos A और cos A का जो एलसीएम है वो cos A ही होगा। उसके बाद हम cos A और cos A जो है इसको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 होगा, प्लस cos A और cos A ये 1 हुआ, और 1 से sin A को मल्टीप्लाई किए तो ये sin A हुआ। फिर ब्रैकेट नंबर 2 में भी cos A और cos A का एलसीएम लेंगे, तो ये cos A हुआ, cos A से cos A को डिवाइड करेंगे और 1 आया, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हुआ। cos A से cos A को डिवाइड करेंगे 1 हुआ, और 1 से sin A को मल्टीप्लाई किए ये sin A हुआ। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ब्रैकेट के न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाई दोनों ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में cos A इंटू cos A है। ऊपर वाले न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, यानी कि A प्लस B A माइनस B है। तो A प्लस B A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर A 1 है और B साइन A है, तो A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और B का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई cos A इंटू कॉस A क्या होता है cos स्क्वायर A। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, और वो फार्मूला को मैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ लिख देता हूँ, कि हम एक फार्मूला जानते हैं जो बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर जो ऊपर में न्यूमरेटर हम देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हमको उधर ले जाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर है उसमें हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो गए और आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -1 2 2 minus 1 3 1 are any three vertices of a parallelogram, then fourth vertex AB will such that।
तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद ऊपर में जो 3 वर्टेक्स दिए हैं उसे हम लिख लेते हैं। लेट्स से ए, बी, सी और डी। ए हो जाएगा -1, 2, बी हो जाएगा 2, -1, सी होगा 3, 1 और डी ये जो पॉइंट है, 3 वर्टेक्स तो सारे के सारे पता है हमें ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन 4th वर्टेक्स ए बी हमें निकालना है। चौथा वर्टेक्स जो है वो ए बी है जो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, जैसे कि ए सी के बीच में जो एक्स और वाई है, जैसे कि अगर हम ए सी के बीच में बात करें, मान लेते हैं कि ये कोई डायगोनल है। अब ए और सी के बीच में x1 क्या है, ए और सी के बीच में x1 है -1 और x2 है जो सी वाला है 3। उसी तरह से y1 है 2 और y2 है 1। अब यहाँ पे और जो बी डी जो है इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा बी डी, यहाँ पर जो x1 है वो है a और x2 है 2, y1 है b और y2 है -1। तो पैरेललोग्राम का रूल ये कहता है कि एक डायगोनल में जो x1 और x2 को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वो बी डी डायगोनल में जो x1 और x2 है उसको जोड़ने के बराबर आएगा। यानी कि x1 और x2 अगर हम AC का ऐड करें और हम BD का x1 और x2 को ऐड करते हैं तो दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल आएंगे। तो पहले हम AC के x1 और x2 को ऐड करते हैं, तो x1 प्लस x2 ये AC का है, उधर लिखेंगे BD का x1 और x2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, ये भी होगा। तो x1 जो है वो है -1 प्लस x2 जो है वो है 3 इज इक्वल टू x1 है a BD के लिए और x2 है 2। अब हम इनसे यहाँ से a का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 3 - 1 ये हुआ 2, a प्लस 2। अब हम 2 को इधर ले आएंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2, दिस इज़ 0। तो a का वैल्यू 0 आया। सेम टू सेम y1 और y2 के साथ भी होगा, यानी AC के लिए जो y1 और y2 का एडिशन है वो सेम टू सेम आएगा BD के लिए भी, y1 प्लस y2। तो y1 यहाँ पे कितना है 2 + 1 AC के लिए, और BD के लिए y1 है b और y2 है -1। 2 + 1 ये 3 हुआ इज इक्वल टू b - 1। अब ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3 + 1, तो b इज इक्वल टू हो गया 4। तो इस तरह से a का वैल्यू आया 0 और b का वैल्यू आया 4। तो पैरेललोग्राम का जो चौथा वर्टेक्स है जो हम D पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं वो होगा 0 और 4। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 पॉइंट्स 0, 0, 3 √3 और 2 लैम्डा फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल is a triangle where all the sides are equal. All the sides are equal.
अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी। ए हम मान लेते हैं ये जो पहला वाला वर्टेक्स है 0 0, इसको मान लेते हैं। बी मेरा 3 और √3 हो जाएगा, और सी जो है ये 2 कॉमा लैम्डा हो जाएगा। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ अ टाइप ऑफ ट्रायंगल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए से लेके सी के बीच में जो डिस्टेंस है, ए से लेकर के सी के बीच में जो डिस्टेंस है वही ए से लेकर के बी के बीच में भी डिस्टेंस होगा, और उसी तरह से बी और सी के बीच में भी डिस्टेंस होगा। तो यानी सारे डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल है। जब डिस्टेंस एक दूसरे से इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस फार्मूला भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ए और सी के बीच में डिस्टेंस को निकालेंगे, ए और सी के बीच में डिस्टेंस को निकालेंगे, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस को निकालेंगे, और दोनों डिस्टेंस को एक दूसरे के साथ इक्वल कर देते हैं। तो सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। इधर से x2 का वैल्यू, ए सी में x2 का वैल्यू, तो x2 है c वाला x, यानी कि 2 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है लैम्डा माइनस y1 है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के तरफ x2 है 3 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर, और y2 है √3 और y1 है 0 का स्क्वायर। अब हम 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी √3, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब हम 4 को उधर भेज देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस 4, तो 9 प्लस 3 ये हो गया 12 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हम लैम्डा में जो स्क्वायर है उसको RHS की तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √8, और 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इस तरह से जो लैम्डा है वो रूट अंडर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू एक पेयर ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर में एक 2 रह जाएगा। तो इस तरह से जो लैम्डा का वैल्यू है वो आया 2√2, तो आंसर इज 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारे टर्म्स को साइन या कॉस में बदल देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे। स्टेप नंबर 1 प्लस ये जो tan थीटा हमें दिख रहा है इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस सेक थीटा जो होता है ये 1 बाई कॉस थीटा होता है। उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा जो है इसे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस जो कॉसेक थीटा है इसे हम 1 बाई साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से स्टेप नंबर 1 में हमने
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दिया। अब हम ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो 1 के नीचे 1 लगा देते हैं और नीचे से एलसीएम लेते हैं, तो 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, इसका जो एलसीएम है वो कॉस थीटा आएगा। इसके बाद 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किए तो कॉस थीटा आया, और कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये कॉस थीटा हुआ, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किए तो ये 1 हुआ, और 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए तो ये साइन थीटा हुआ, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किए तो ये 1 हुआ, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ। उसके बाद सेम काम हम ब्रैकेट नंबर 2 में भी करेंगे। 1 के नीचे 1 लगा देंगे और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा। फिर हम 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1, और 1 से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, दिस इज़ 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा। अब हम ऊपर ब्रैकेट जो दोनों है इसके न्यूमरेटर को ध्यान से देखते हैं और उसके डिनोमिनेटर पर हम फिर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब न्यूमरेटर जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरह से हमने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान के चलते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान के चलते हैं, और ये जो +1 यहाँ पे है इसको बी, और यहाँ पर जो ये 1 है इसको भी बी मान करके चलते हैं, तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए है और 1 जो है ये बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही चलेगा। अब हम ए के जगह पे ए का वैल्यू बैठाएंगे, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए के जगह पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे बी का वैल्यू को बैठाएंगे, दिस इज़ 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम ये जो ऊपर में न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आया है इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो कॉस थीटा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम देखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस उसके बाद 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाले में न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा भी है और साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस ये जो 1 है इसको हम वैसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम बैठा देंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में +1 और -1 दोनों क्या हो गया, कैंसल। बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो गया। आंसर है हमारा 2। तो ये एक बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी पे बना हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction obtained. तो एक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो p/q के टर्म्स में होता है। तो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू p/q। अब जब हम फ्रैक्शन, और जो ऊपर होता है फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें जब हम ये 1/3 हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है जब हम 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से। यानी कि पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो बदल करके 1/3 हो जाता है जब हम 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से। यानी कि अगर मान लेते हैं कि p/q मेरा एक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में से अगर हम 1 को घटा देते हैं केवल न्यूमरेटर में से, तो आंसर हमारा 1/3 बन जाता है। ये पहली चीज़ है। दूसरा केस क्या है, इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 हो जाता है कब, व्हेन 8 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर। और इसी p/q फ्रैक्शन में जब हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करेंगे, जब हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है ये बदल करके 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और p/q का वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला जो है हमारा p - 1/q डिवाइड इज इक्वल टू 1/3, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो p - 1/q इज इक्वल टू 1/3, ये है हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा है हमारा p/q + 8 इज इक्वल टू 1/4। इसे हम पहले तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। तो पहला जो इक्वेशन, पहला जो ये टर्म है p - 1/q इज इक्वल टू 1/3, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा p - 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू q से मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये q हो जाएगा। 3 से p को मल्टीप्लाई किए, दिस इज़ 3p, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किए, दिस इज़ 3 इज इक्वल टू q। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 को भेज देंगे राइट हैंड साइड की तरफ और q को लेकर के इधर आ जाएंगे। तो 3p और ये प्लस q है तो ये माइनस q हो जाएगा इज इक्वल टू, ये -3 है तो उधर जा कर के ये +3 हो गया। अब ये जो है एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेम टू सेम हम दूसरे वाले में भी करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 4p, और q + 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q + 8 ही होगा। q को हम इधर ले आएंगे तो 4p - q इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, 3p - q इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 4p - q इज इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशंस को आइदर सॉल्व बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। सो मोस्ट प्रेफरेबली हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और P एंड Q के वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। थैंक यू।